नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर बवाल मचा हुआ है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे सत्यपाल मलिक ने आतंकवादियों पर हमला करते हुए उनसे एक अपील कर डाली। राज्यपाल ने जो कुछ कहा वो घातक भी है और राज्यपाल की मर्यादा के पूरी तरह खिलाफ भी। सवाल उठे तो सत्यपाल मलिक ने सफाई भी दी, मगर उससे सवालों का शोर शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। मगर राज्यपाल ने ऐसा क्या कहा और उस पर जो सवाल क्यों उठ रहे हैं, आज पहले उसी पर होगी बहस। मगर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के बयान पर बवाल। जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं। आतंकवादियों से किया कत्लेआम का आह्वान। क्यों मार रहे हो इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा। कश्मीर को लूटने वालों को मारने का फरमान। जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, PSO को मारते हैं, SPO को मारते हैं। ये क्यों मार रहे हो इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी है। इनमें से भी कोई मारा है आपने अभी? ये किसी सियासी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि आतंकवाद की आग में सुलगते जम्मू कश्मीर के सर्वोच्च संवैधानिक पद राज्यपाल की कुर्सी संभाल रहे सत्यपाल मलिक हैं, जिनकी भूमिका राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद से ही सबसे अहम हो चुकी है। फिलहाल सूबे के समूचे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे राज्यपाल के जरिए ही केंद्र सरकार घाटी में अमन की कोशिशों को अमली जामा पहनाने में जुटी है। करगिल में कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में सत्यपाल मलिक अमन की बात कर रहे थे, मगर जोश में आकर उन्होंने आतंकवादियों से जो अपील की वो गंभीर सवाल बन चुका है। सवाल यह है कि क्या राज्यपाल आतंकवाद को गुड और बैड टेररिज्म में बांध रहे हैं, और वो कैसे आतंकवादियों से एक को छोड़कर दूसरे को मारने की अपील कर सकते हैं। जो बंदूक लिए हुए फिजूल निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, PSO को मारते हैं, SPO को मारते हैं। ये क्यों मार रहे हो इनको? इन्हें मारो जिन्होंने तुम्हारा मुल्क लूटा, जिन्होंने तुम्हारे सारी दौलत कश्मीर की लूटी है। इनमें से भी कोई मारा है आपने अभी? जम्मू कश्मीर के कई नेता राज्यपाल सत्यपाल मलिक के इस बयान से भड़के हुए हैं। पूर्व CM उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, इस ट्वीट को सहेज लें। आज के बाद जम्मू कश्मीर में मारे गए किसी भी मुख्य धारा के नेता या सेवारत सेवानिवृत्त नौकरशाह की अगर हत्या होती है तो समझा जाएगा कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आदेशों पर की गई है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए तो सत्यपाल मलिक ने उमर को सियासत में बच्चा बता दिया। साथ ही अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने भ्रष्टाचार से परेशान होकर सिर्फ गुस्से में बयान दे दिया। जहां तक उमर का सवाल है, वो कम उम्र का बच्चा है, मैं उसके लिए अच्छी फीलिंग रखता था, लेकिन ही इज बिहेविंग लाइक ए पॉलिटिकल जुवेनाइल। वो हर चीज पे ट्वीट करता है। अच्छा, आप लोग उसका ट्वीट देखते हो, ट्वीट के बाद जो रिएक्शंस हैं लोगों के, जो कमेंट्स होते हैं, वो आप देखो 90% लोग उसको गाली देते हैं, उससे एग्री नहीं करते हैं, लेकिन उसकी आदत हो गई ट्वीट करने की। जिन्होंने गलत तरीके से लिया है वो हैं जिन पे उसकी छाया पड़ती है। मैं इस बात को मानता हूं कि एज ए गवर्नर, मुझे इस बात का अफसोस है बल्कि कि एज ए गवर्नर मुझे अवॉइड करना चाहिए था ये बात कहने के, लेकिन मैं गवर्नर अगर नहीं हूं तो यही बात कहूं, चूंकि कश्मीर के दुर्भाग्य और दुर्गति के लिए कुछ लोग जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इतनी लूट मचाई है, इतनी लूट मचाई है कि भारत के इतिहास में किसी स्टेट में किसी ने इतनी लूट नहीं मचाई। मगर सफाई के बाद भी राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान पर हमले जारी। गवर्नर साहब एक बहुत ही जिम्मेदार रुतबे पर बैठे होते हैं और उनका बयान बड़ी दूर तक जाता है। जनता को इस तरह से कहना कि भ्रष्ट नेताओं को मार डालें, क्या मतलब, क्या मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं वो? देखिए, गवर्नर साहब जो बयान देते हैं उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। गवर्नर साहब के पास काफी इन्फॉर्मेशन होगी, इसलिए उन्होंने बयान दिया है। मगर मेरी एक इल्तिजा है कि हमारे DG साहब बयान देते हैं कि साहब यात्रु आए, कोई खतरा नहीं है, उनको ये बयान देना नहीं चाहिए। राज्यपाल का पद सर्वोच्च रहता है प्रशासनिक दृष्टि से, और जब राष्ट्रपति शासन हो तो सारी जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं उनमें निहित हो जाती हैं। ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह के बयान देगा, अलगाववादियों का आह्वान कर रहा है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार से कश्मीर को लूटा है उनको गोली मारो, सीधे सीधे वो
एक अराजकता को निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि अशोभनीय है और इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए। बयान पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार लगातार जल्द ही कश्मीर समस्या के समाधान का दावा कर रही है। घाटी में लगातार आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जनता का भरोसा जीतने के लिए पहले पंचायत चुनाव कराए गए, फिर आरक्षण व्यवस्था में संशोधन किया गया। सवाल इसलिए भी क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह संसद में जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की अटल नीति की बात करते हैं। किसी के साथ कभी भी कोई भी प्रकार का उच्च नीच का विकास के मामले में व्यवहार नहीं होगा। सभापति महोदय, काफी सदस्यों ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी का एक मशहूर कोट था कि कश्मीर समस्या का समाधान जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत। मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं। कश्मीर के मुद्दे को छोड़कर भी बात करें तो किसी राज्यपाल से ऐसे बयान की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती। वैसे सत्यपाल मलिक ऐसी भाषा बोलने वाले इकलौते राज्यपाल नहीं हैं, बल्कि पीबी आचार्य, बनवारी लाल पुरोहित और तथागत रॉय ने भी राज्यपाल की कुर्सी पर रहते हुए ऐसे बयान दिए हैं जो विवादों की वजह बने। फिलहाल नागालैंड के राज्यपाल पीबी आचार्य ने असम का राज्यपाल रहते हुए कहा था कि हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए। वहीं फिलहाल तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने असम का राज्यपाल रहते अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बोरफुकन को हिंदुत्व का रक्षक बताकर विवाद खड़ा कर दिया था। तो मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय एक रिटायर्ड आर्मी अफसर की तरफ से कश्मीर का आर्थिक रूप से बहिष्कार करने की अपील को रिट्वीट कर विवादों में आ गए थे। सवाल है कि आखिर राज्यपाल पद की मर्यादाएं लांघकर क्या साबित करना चाहते हैं। राज्यपाल भी किसी बयान बहादुर से कम नहीं, और राज्यपाल सत्यपाल मलिक की स्ट्राइक तो लुटेरों पर है, शब्द और भाव भी गजब हैं। जी हां, तोल मोल के बोल, क्योंकि बोलने के बाद ना तो मोल होता है ना भाव। अरे जनाब, आग भी बड़ी कमाल की चीज है, बोलने से ही लग जाती है। और आज इसी बात को लेकर देश में मचाए बवाल और उसी पर लेकर आया हूं मैं देश का सवाल। लेकिन हां, आपको एक बात बता दूं, क्योंकि बोल को लेकर ही न केवल कश्मीर बल्कि कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण हैदराबाद तक आग लगी हुई है। और यही है देश का सवाल कि आखिर नेता क्यों अपनी मर्यादाएं लांघ जाते हैं। जी हां, मेरे शो में मेरे साथ कई मेहमान भी हैं, लेकिन उन मेहमानों को परिचय कराने से पहले मैं बता दूं, सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सकें और बोले वही जिसका आप जवाब सुन सकें। यहां लफ्जों की धोखेबाजी नहीं चलती। जी हां, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ललित अंबरदार, जो कि कश्मीर मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ स्टूडियो में दीपक झा मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन गाहे बगाहे वो पक्ष कांग्रेस का रखते दिखाई देते हैं। मेरे साथ वंदना सिंह, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और यूपी मामलों की जानकार हैं। मेरे साथ संजीव उनियाल साहब, जो कि संघ समर्थक हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ रमीज मखदूमी, जो कि श्रीनगर से जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर मामलों के जानकार हैं। मेरे साथ रोहित चहल, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। रोहित, आपका स्वागत है, लेकिन सबसे पहला सवाल आप ही से, क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी गरिमा के तहत जो सत्यपाल मलिक ने कहा है वो कहना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है जहां तक गवर्नर साहब की बात है, उन्होंने जो अपना विषय था उसको क्लियर कर दिया, किस संदर्भ में उन्हें बयान दिया था, और उन्होंने अपनी सफाई दे दी। उनका व्यक्तिगत बयान था, मुझे लगता है उस पर उन्होंने सफाई दे चुके हैं, एक बात। लेकिन मुझे लगता है कि जो उसकी गहराई में अगर आप जाएंगे, तो अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो उन्होंने गलत क्या कहा है। कश्मीर के अंदर जिस तरीके से 3 परिवारों ने ही तो कश्मीर के अंदर राज किया है, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो, मुफ्ती परिवार हो, चाहे वो गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार। आपने उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाई है। भारत है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवार जो रोहित वही है। रोहित, आपने उनके साथ मिलकर सरकार भी बनाई है। आप मेरी बात, मेरे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। मैं बिल्कुल सरकार, देखिए हम तो चाहते थे मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार चले और जम्मू कश्मीर के विकास हो, जिस तरीके से अटल जी ने कहा था कि कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, हम उसी के उस पर चल रहे थे कि हमें उम्मीद थी कि शायद वो करेंगे, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन विषय यहां पर यह है कि जिस तरीके से आज उनको दर्द क्यों हो रहा है, कश्मीर की जो समस्या है, ये वही लोग हैं ना जो कश्मीर के अलगाववादियों को मदद करने की बात करते हैं या उन कश्मीर के युवाओं को भड़काने की बयानबाजी करते हैं। तो आज इनको तकलीफ क्यों हो गई? जब सेना के ऊपर हमले होते हैं
तब इनमें से कोई बयान नहीं देता, कोई किसी को तकलीफ नहीं होती। सेना की मॉब लिंचिंग होती है, सेना मारी जाती है, अयूब पंडित जी मारे जाते हैं, लेफ्टिनेंट उमर मारे जाते हैं, चाहे वो शहीद औरंगजेब मारे जाते हैं, सब शहीद हो जाते हैं, तब इनमें से कोई नेता नहीं बोलता, रमीज मखदूमी जबान नहीं निकलती, तब सबके मुंह में रमीज मखदूमी, राज्यपाल ने बोला और लोगों में एक तरह से बवाल बवंडर सा उठ गया। क्या समस्या? अगर राज्यपाल कह रहे हैं और अभी भी वो कह रहे हैं कि संवैधानिक पद पर रहते हुए बोलना गलत था, लेकिन आज भी मेरी व्यक्तिगत राय वही है जो मैंने कहा है। देखिए, जो राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है, वो जो इससे पहले मेघालय के गवर्नर ने कहा, वो उससे अलग बात है। उन गवर्नरों ने काफी गलत बात की थी, लेकिन सत्यपाल मलिक ने बहुत सा सच भी कहा है। इसमें अब 2-3 बातें समझने की है, क्या सच कहा है। सत्यपाल मलिक ने दिल्ली के राजनेता को भी फटकार लगाई है, श्रीनगर के राजनेता को भी फटकार लगाई है, जिसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। ये तबाही इन राजनेताओं ने की है और सत्यपाल मलिक ने बड़ा खूब से कहा था SKICC में कि मैं जम्मू कश्मीर के झंडे का भी रेस्पेक्ट करता हूं। उसने कहा दिल्ली ने दोगली पॉलिसी की, फिर कश्मीर के राजनेताओं ने भी कॉन्फ्लिक्ट के नाम पे लूट मचाया। तो अगर राजनेता की जो गलती रही है, जो सेना ने भी कहा है और जो बुद्धिजीवियों ने भी कहा है, अगर गवर्नर इस पक्ष पे रहेंगे तो मुद्दे काफी हद तक ठीक रहेंगे। इन राजनेताओं ने, दिल्ली वालों ने और श्रीनगर वालों ने धोखे दिए और मुद्दे को गंभीर से गंभीर किया। खाली पाकिस्तान का राग अलापते हैं, बाकी खुद कुछ काम नहीं करते, जिससे कश्मीर के मामले काफी बिगड़ चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने अगर इन राजनेताओं को आईना दिखाया तो बड़ी अच्छी बात कही है। नहीं, ललित जी, क्या संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को इस तरह से कहना ये शोभा देता है? एक चीज जो ये कश्मीर से जो भी आवाज आई है, मैं समझता हूं कि उनकी आवाज ये किस नजरिए से आ रही है, क्योंकि उनको ये सूट करता है कि मेन स्ट्रीम पार्टीज को कैस्टिगेट किया गया, क्रिटिसाइज किया गया, उनके अगेंस्ट एक आक्रामक भाषा का यूज किया गया, तो इनको अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एज ए सिविलियन इंडियन सिटीजन मैं ये मानता हूं कि राज्यपाल का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, उनको ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में वो पूरा भाषण जो था, आप देखिए उन्होंने कितनी अच्छी बातें की है। मैं जानना चाहूंगा कश्मीर के जो प्रवक्ता वहां बैठे हुए हैं, क्या वो उससे सहमत है? उन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर जो मुल्ला है, देवबंदी मुल्ला है, उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों का दिमाग खराब कर दिया, रेडिकलाइज किया। क्या आप उससे सहमत हैं? मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में जो लोकल कश्मीरी जिहादी है उसकी लाइफ स्पैन 2 घंटे है। क्या उससे सहमत है? क्या वो इससे भी सहमत है कि पाकिस्तान का जिहादी जो कश्मीर के अंदर लड़ता है, मरता है, उसकी लाइफ स्पैन 2 दिन का है? क्या उससे सहमत है कि नहीं? को मारे अगर ये राज्यपाल बताते हैं तो मेरे ख्याल से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, मैं ये नहीं, उनकी भाषा का प्रयोग मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन अभी कौन अभी उससे उलझ रहे हैं मैं बताना चाहता हूं सर आपको। क्या कौन उलझ रहा है, कौन रैटल रहा है, किसको तकलीफ हो रही है? उमर अब्दुल्ला सबसे आखिर में इनको ये हक देना चाहिए इससे बोलने का। आपको याद है अमरनाथ एजिटेशन के टाइम पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक आक्रामक बयान दिया था। क्या कहा था? हमारी जमीन का मुद्दा है, हम अपनी जमीन के लिए लड़े और मरते दम तक लड़ेंगे। लगभग जम्मू कश्मीर के अंदर सिविल वॉर का आगमन होने वाला था जब ये बोला। ये तो शुक्र है जम्मू के लोगों का, राष्ट्रभक्त जम्मू के लोगों का, उन्होंने वो ऐसा होने नहीं दिया। नहीं तो इस उमर अब्दुल्ला ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जम्मू कश्मीर में आग लग जाती। तो ये अभी हाई पेडेस्टल पे ट्विटर की पॉलिटिक्स करने के लिए मैं समझता हूं आपके पास आऊंगा। दीपक झा, इस तरह की बयानबाजी, वहां अब कांग्रेस भी राजनीति में कूद गई है, कांग्रेस अपना तर्क दे रही है। जम्मू कश्मीर के जो कांग्रेस विंग के अध्यक्ष हैं उन्होंने कह दिया कि राज्यपाल को कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने इस तरह के बयान दे दिए। देखिए, राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पे जो भी बैठा हुआ है, मैं उस पद की गरिमा के बनाए रखता हूं। मेरे शब्दों से किसी को आहत हो तो मैं उससे पहले क्षमा मांगूंगा। शब्दों की मर्यादा तो होनी होगी राज्यपाल शब्द के लिए, लेकिन जब ये व्यक्तिगत बयान बोल देते हैं तो फिर जो कटाक्ष होगा वो उस व्यक्ति पर होगा, इसलिए उसको सुनने की इनकी हिम्मत भी होनी चाहिए। पहली बात, ये बोलते हैं ट्वीट करता है लड़का। अरे ट्वीट तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी करते हैं, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे वो दिन भर छाए रहते हैं। तो क्या उनके पास कुछ काम नहीं है? छाए रहते हैं ट्विटर पे। पहली बात। दूसरी बात, रोहित चाहल जी ने कहा कि वो उनका व्यक्तिगत विचार है। कैसे व्यक्तिगत विचार हो सकता है? संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। क्या राज्यपाल महोदय व्यक्तिगत विचार हो सकता है? संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। क्या राज्यपाल महोदय जी
इस्तीफा देकर बंदूक उठा लेंगे और कश्मीर की रक्षा करेंगे। दीपक झा, मैं तो कहता हूं बंदूक उठाएं और जाके दीपक झा, कश्मीर की आपको रक्षा करें। राज्यपाल के बयान पे गुस्सा आता है। बिल्कुल और आता वहाँ है। आप बच्चों इस तरह के- बच्चों के हाथों में आप हथियार और पत्थर थमाते हैं, वो सही है। देखिए राज्यपाल जब ऐसे बयान देंगे संदर्भ में तो इसका क्या नतीजा जब निकलेगा? आप जानते हैं सर, ललित भाई साहब नेशनल सुन लो। कॉन्फ्रेंस भैया, रोहित, सर, सुन लो, रोहित दो सिंह मिनट पार्टी सुनिए जो बात को। कश्मीर की है, एक भाजपा की ट्विटर पे चलती है। भाजपा कश्मीर की राजनीति सिर्फ ट्विटर पे चलती है, एक मस्जिदों में चलती है। स्टूडियो में नहीं है, रोहित की सुन लेते हैं। दीपक झा, सर मेरी बात रोहित की 10 सुन लेते हैं। सेकंड 10 सेकंड सुनिए। भाजपा का चाल चरित्र और संस्कार रहा है इसी तरह के लोगों की दीपक खेती झा, करते रोहित हैं, को सुन लेते हैं, जिसमें रोहित को सुन लेते हैं। सत्यपाल मलिक, प्रज्ञा दीपक ठाकुर, झा, आपके गिरिराज सीखने से सिंह कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग रोहित, पैदा होते हैं रोहित। और फिर देश में बंटवारे की राजनीति करते हैं। इसीलिए भाजपा किसी सांप विषधर सांप से कम नहीं है और पूरे देश में विष बोने का काम कर रही है आज। और व्यक्तिगत बयान देके बच नहीं सकते, कहते हैं व्यक्तिगत। तो मोदी जी कुछ बोले, राज्यपाल कुछ बोले और कहेंगे व्यक्तिगत। अरे रोहित कहां को बोले चलेगा दीजिए ऐसा? आप। रोहित बोले, रोहित अगर आप इनको चुप कराएं, इनका जो टेप रिकॉर्डर है उसको आप थोड़ी देर शांत करें तो मुझे लगता है मैं शुरू करूंगा। जिस वायरस की फैक्ट्री से निकले हैं, जिस गंदगी से निकल के ये आए हैं, वो उसका बता सकते हैं। रोहित, कांग्रेस किस तरीके से लग रहा है रोहित शब्दों की जी, मर्यादा रखी जाए। मुझे लगता है राज्यपाल ने तोड़ी है, हमें वो परिपाटी नहीं चला रही एक है। बात, दूसरी बात, चर्चा में शब्दों की मर्यादा रहे। रोहित, अब सुन, रोहित आप बहुत बढ़िया बोल दिया है। दीपक जी को भी वही बात दीपक जी को बोलते हैं, अच्छा रहता मानसिकता को सुन लीजिए। बता दिया है कि आप लोग किस तरह की मानसिकता के चलेगा। अरे किसी सुन को लो गंदे यार, वायरस बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। आप गंदा वायरस बोल रहे हैं, ये आप और आपकी पार्टी की मानसिकता अरे है। सुन लो भैया, गंदी नाली के कीड़े, सुन लो मेरी बात भैया। जिस बहुत गंदगी बढ़िया से- बोले, ये नहीं, ये नहीं चलेगा। गंदी तरह की आप टीका टिप्पणी रोहित नहीं, कैसी बात ये कर रहे नहीं हो? चलेगा। आप आप उसको बोल रहे हो, दीपक झा, नहीं, गंदी नाली का रोहित, बोल रहे हो आप। रोहित, इस तरह से आप जब मैं किसी बोल रहा को हूं, मैंने आपकी पर्सनल बिल्कुल नहीं बोला। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर मैंने सकते। मनीष जी, ये शुरुआत आपको किसने करी सप्रांत है, वो चर्चा देखना करना है। है। रोहित, आपका राज्यपाल बयान देता है, ये आपकी गलती है। आप पहले शब्द वापस लीजिए। नहीं, ये शब्द वापस ले लीजिए। आपको आप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप रुकिए, आप क्या होगा रुकिए। इनको मैं समझता हूँ, सुन लीजिए मनीष। आपके पीछे कमल का चिन्ह है, आपके पीछे कमल का चिन्ह है, प्रधानमंत्री मुझे लगता कहते है- हैं। अरे मैं मनीष जी, मुझे मत बताइए, मुझे पता है मेरे पीछे कमल का चिन्ह है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर ये गंदी यहां पर बैठ के जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन आपने और आप उनको रोक नहीं रहे, आप मुझे रोक रहे हैं। जब वो जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, आपने एक बार भी रोका उनको। रोहित, आपने जो कहा वो व्यक्तिगत है, आपको उस पर आप भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है। अगर मेरे परिवार के बारे में कहा है तो मेरे बारे में कहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आपने अगर एक टिप्पणी भी बात जो कही की वो जाएगी तो मेरे व्यक्तिगत बारे है। में हो। रोहित, आपने जो मैं आपके टिप्पणी की इंडिया वो न्यूज के बारे में व्यक्तिगत कहूंगा है। तो मतलब आपके बारे में कह रहा हूं मैं। रोहित, आपने जो अब टिप्पणी सुन की लीजिए है वो मनीष जी, व्यक्तिगत अब कश्मीर है। में जाते हैं। अब सुन लीजिए, कांग्रेस की देखें जो कश्मीर के अंदर, मनीष जी अब सुन लीजिए, मनीष जी अब सुनिए, बंद करें। मनीष जी सुनिए, मनीष जी अब सुनिए। देखिए, जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर के अंदर जब कश्मीरी पंडित, जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, जब ये कांग्रेस कहां थी, जब कांग्रेस के मुंह में कांग्रेस कहां पे थी, तब एक आंसू नहीं निकला कांग्रेस का, तब क्यों नहीं करी? जब कश्मीर में मॉब लिंचिंग हिंदू पंडितों की हो रही थी, जब कश्मीरियों की हो रही थी, हिंदुओं की हो रही थी, तब क्या हालत हो रहे थे? तब ये सारे परिवार कहां सो रहे थे? आज जो कश्मीर के अंदर हालात हैं, जब कश्मीर के अंदर सैनिकों की मॉब लिंचिंग होती है, सैनिकों को मारा जाता है, तब ये कांग्रेस वाले कहां जाते हैं? इनको बड़ी तकलीफ हो गई। अगर बोलते के साथ ही सतपाल मलिक जी ने जो सत्य है, वो सत्य कहीं ना कहीं आज बोला है, व्यक्तिगत अपनी राय के रूप में बोला है, लेकिन कश्मीर के अंदर जो आज समस्या का जो कश्मीर की समस्या के पीछे जड़ है, वो कश्मीर के पीछे गांधी नेहरू परिवार है, उसके पीछे उमर अब्दुल्ला परिवार है, चाहे वो मुफ्ती परिवार है। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से कश्मीर की जो हालत है, वो आज इन्हीं लोगों की वजह से। रोहित, यहाँ वंदना सिंह भी आज सफाई करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है, आप निश्चिंत रहिए। शांत रहेंगे। रोहित, वंदना सिंह यहाँ पर मौजूद है, वो भी बोलेंगी जी। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगी मनीष जी, जो कहा आज इनके प्रवक्ता ने बोला सामाजिक, ये तभी थोड़े कुछ दिन पहले वंदना जी, मुझे मैं बोलूं, मेरा टर्न है, नाम तो मेरा है वंदना। जी जी बोलिए। तो आपको बता रहे हैं कि आप प्रवक्ता थी। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि देखिए, जो कहा हमारे गवर्नर साहब ने वो ठीक नहीं, लेकिन ये उनका एक जज्बाती बयान था।
वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं उनको पर्सनली जानती हूं, उनसे मैं मिल चुकी हूं। वो वीपी सिंह जी के सरकार में थे। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है। कभी कभी भूल से आदमी के मुंह से निकल जाता। मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रही हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, भूल नहीं हो सकती वंदना, जो भी हो, मैं वो ये भूल नहीं हो सकती जिसको वो अपने रिग्रेट जो खेद प्रकट कर रहा है उसमें वो दोहरा भी रहे। मुझे वो मैंने जो कहा है तो मैंने उनकी आवाज सुनी, लेकिन हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता। ये देश जो है महात्मा गांधी का है, अहिंसा का है। हमने यहाँ अहिंसा से आजादी हासिल की थी, हिंसा से नहीं की थी। तो ये बिल्कुल ही गलत है। और हम किन पे हिंसा कर रहे हैं? वो भी हिंदुस्तानी है। आप अगर कहें कि उनको मारिए, इस हाथ की उंगली हो या बाएं हाथ की हो या दाएं हाथ की, वो दोनों बराबर हैं। एक अगर दूसरे को गलत रास्ते पे चला है तो उसको सुधारने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए। मारने से, हिंसा से कुछ नहीं निकलने वाला इस देश में, ये मेरा मानना है और ये बहुत ही गलत है। सर, मैं एक इंटरव्यू करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये मुझे आपके सर, एक सेकंड प्लीज, ये बहुत जरूरी है। ये जो हमने भ्रम खड़ा करके रखा हो कि हमने आजादी सिर्फ अहिंसा से प्राप्त की थी, मैं समझता हूं कि उन हजारों एनआईए के सैनिकों और उन नौजवानों ने जिन्होंने अपनी शहादत दी देश की आजादी के लिए, उनके लिए अन्याय है। मैं नहीं मानता हूं कि खाली हमें दूसरी बात जो कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, ये जिहाद की जंग है। उस जिहाद की जंग का जवाब जंग ही होगा। जो बुरहान मानी है, जो कहता है, या जो लोग हैं उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, जो लोग इसी मानसिकता से हो सर खुलेआम घूम रहे हैं वहां पे कि उनके साथ हम लड़ना चाहते हैं। इस तरह की बयानबाजी बांटने और उकसाने के सिवा कुछ नहीं बताती। ललित जी, आप सही कह रहे हैं। संजीव जी, क्या संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह से बयान दे देना और उकसाना, एक तरह से आप उकसा रहे हैं। ठीक है, कश्मीर में जो लुटेरे हैं जिनका वो नाम न लेते हुए उन्होंने सब कुछ कह दिया, उनके बच्चे तो लंदन में पढ़ते हैं और बाकी जहन्नुम जाते हैं। संजीव जी, ये कहां तक सही और सच आपको दिखाई? मनीष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक राज्यपाल का सवाल होता है, तो आप ये देखिए, प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं सारे स्टेट्स में राज्यपाल के थ्रू जाती हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अपने आप में, और उस पर जो भी शब्द निकले उसको कई बार तोल लेना चाहिए। और शायद यही आप बिल्कुल मनीष ठीक कह रहे थे कि कहीं उन्होंने आत्मबोध किया उसका, और उसको फिर उजागर करते हुए उन्होंने कहा, हाँ, एलजी के नाते, मुझे राज्यपाल के नाते ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे, परंतु मेरा पर्सनल राय हो सकती है। मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूं। ये तो मैंने एज इट इज आपको बताया कि उनकी तरफ से गलती हुई, परंतु जब व्यक्ति एक सब्जेक्ट मैटर के अंदर होता है, जब पार्ट एंड पार्सल होता है उस सर्कमस्टांसिस का, तो उसके साथ जो बीत रही होती है, जो वो देख रहा होता है साक्षात, वो शायद उसकी पीड़ा के रूप में या किसी भी तरह के रूप में निकल के आता है। तो आपने देखा, जैसे ललित भी बता रहे थे कि यू हैव चूजन ओनली पार्ट एंड पार्सल फ्रॉम द होल स्टोरी। तो वो छोटा सा एक पार्ट था उसका, उसके लिए उन्होंने संवेदना भी व्यक्त की है। और रमीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए जी, क्या बोलना है आपको? नहीं, मैं रमीज आपसे ये जानना चाहता हूं कि तमाम जो बयान और जो बवाल आज हो रहा है, इसको लेकर अगर कहीं ना कहीं सच्चाई देखी जाए, ठीक है, उनके बोलने का संदर्भ अलग हो सकता है, लेकिन अगर राज्यपाल के बयान पर लोगों को गुस्सा आ रहा है तो उन लोगों पर गुस्सा क्यों नहीं कर रहे? जैसे उमर हो गए, आप ये कह लीजिए महबूबा हो गई, जिनके हाथ में पत्थर दे दिए जाते हैं, जिनके हाथ में हथियार दे दिए जाते हैं, उन पर गुस्सा दिखाई नहीं देता। देखिए, आपकी बहुत सारी बातें मैंने सुनी और ये गवर्नर ने आपके नरेशन की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के झंडे की रेस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने आप पे मरने से मसला हल नहीं होगा। इस गवर्नर ने अच्छी बातें की है, जिसका हम वेलकम करते हैं। भारत को भी इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, कश्मीर पॉलिसी कैसे चलेगी। आप भी धन के बुनियाद पे यहाँ मसले को हल नहीं कर सकते। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी दुनिया में आप डंडूरा पीटते हैं कि आपकी पार्टियां हैं, आपका चुनाव लड़ती है, सरकारें बनती है बीजेपी कांग्रेस के साथ, अगर वो कश्मीर का मुद्दा समझते हैं, यानी कि मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, और गवर्नर ने भी इन बातों को दोहराया। आप खाली कश्मीर पे ओनस मत कीजिए, न्यू दिल्ली पे भी इसका ओनस किया है। ये गंदी नाली के कीड़े, ये अभद्र भाषा से, उग्र भाषा से कश्मीर हल नहीं होगा। अगर कश्मीरी पंडितों में बोया है, हमें उसका दुख है, लेकिन यहाँ पे मुसलमान भी करता है, तो इसमें न्यू दिल्ली का फेलियर रहा है, जिसको गवर्नर ने कहा है, हमने नहीं कहा है।
इसको न्यू दिल्ली को ललित भी जी, सोचना कश्मीर की पड़ेगा, बहस पर कश्मीर हमारे को भी पास सोचना आखिरी पड़ेगा, 40 सेकंड है। पाकिस्तान आप को दीपक भी झाड़िया। सोचना पड़ेगा, सुनिए सर, किसी को सोचना सुनिए पड़ेगा, सुनिए, जो किसी को कश्मीर के सोचना अंदर पड़ेगा। कश्मीर के अंदर कौन मुसलमान परेशान है? वो लेफ्टिनेंट फवाद का घर परेशान है। वो वहाँ पे गरीब मुसलमान के बच्चे को इस्लाम के नाम पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं। लेफ्टिनेंट फवाद का कत्ल हुआ, आप लोगों ने कितने आंसू हुए? डीएसपी अयूब पंडित को मस्जिद के अहाते में शब कदर की रात को कत्ल होता है, लिंच होता है। आपने कितनी बार बोला राइफलमैन औरंगजेब की शहादत होती है हिंदुस्तान के नाम से, आपके तब उसमें ये अल्फाज कहा जाते हैं। सुनिए, जहां जो ये वहाबी सुन्नी इस्लामिज्म है पाकिस्तान की शह पे चल रहा है, जिसके लोग मुलव्वस है, वो जंगी है, उनका मुकाबला जंग से ही होगा। कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है, रमीज आप कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। ये गवर्नर भी वही करेगा जो पार्टी के ब्रेक पे जाएगा। 35 से ब्रेक के पास जम्मू कश्मीर का ब्रेक के बाद लौटूंगा। ललित जी, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे ब्रेक पे जाना है। आप तमाम मेहमानों को सुन रहे थे, लेकिन इसका अगर सार देखें, जो हमारे पहले पड़ाव की बहस और चर्चा थी, उसमें केवल यही दिखाई देता है कि बंदूक से निकली गोली और जुबान से निकली बोली कभी वापस नहीं आते और वो घाव दे जाते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश का सवाल उत्तर प्रदेश के बयान बहादुर से शुरू होगा, जो दक्षिण तक जाएगा। Powered by Godrej Air. Better drive every day. Associate sponsor प्रकृति। उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश हो रही है, क्योंकि यूपी के मुसलमानों को भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। कहीं मुसलमानों से ये अपील की जा रही है कि हिंदू दुकानदारों का सामान न खरीदें, तो कहीं उन्हें हथियार का लाइसेंस दिलाने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया जा रहा है। कौन है जो यूपी के मुसलमानों को भड़का रहा है? आज आपको इस सच से रूबरू कराने के साथ इसी मुद्दे पर बहस भी करेंगे, मगर पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जितने भी लोग जो यहाँ बाजार में हैं, इनसे सामान लेना बंद कर दो। यूपी को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश। मुसलमानों को भड़काने की स्क्रिप्ट किसने लिखी? घर घर मौत का जखीरा पहुंचाने वाले कौन हैं? इस चेहरे को पहचानिए और इनकी हकीकत भी अच्छे से जानिए, क्योंकि इनकी करतूत खतरनाक है और हो सकता है कि आप भी इनके जहरीले मंसूबों का शिकार बन जाएं। उत्तर प्रदेश के जिस कैराना जिले से लगातार हिंदुओं के पलायन की खबरें आती रही हैं, वहां समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन खुलेआम मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि झिंझाना चले जाओ, पानीपत से ले आओ, मगर यहाँ के दुकानदारों से सामान मत खरीदो जो बीजेपी के समर्थक हैं। जो पीछे व्यापारियों पे अत्याचार हुआ था और जो गुंडागर्दी के कारण पलायन हुआ था, उस पर उन्होंने इस बात को कहकर अपनी मोहर लगा दी कि उनके शासन में और उनके लोगों के द्वारा हमेशा व्यापारियों पे और खासकर भाजपा के व्यापारियों पे अत्याचार किए। 10 दिन 1 महीने। विधायक ने जिस जगह पर खड़े होकर ये वीडियो बनाया, वहां सालों से अवैध कब्जा था, जिसे प्रशासन की तरफ से हटाए जाने की बौखलाहट में नाहिद हसन मुसलमानों को भड़काने लगे। नगर पालिका की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई, जो उन्हीं के लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ था, उससे बौखला कर ये यहाँ दंगा भड़काने की कोशिश कर दे। कावड़ का सीजन चल रहा है, ऐसे में कोई रुका रोड़ा होगा तो वो हो जाए। अब दो और चेहरों को भी पहचान लीजिए। एक है शिया धर्म गुरु कल्बे जव्वाद, तो काले कोट वाले दूसरे साहब का नाम है महमूद प्राचा। पेशे से वकील प्राचा को मॉब लिंचिंग से मुसलमानों को बचाने के लिए आत्मज्ञान मिला है। ऐसा आत्मज्ञान जिसके बाद वो कल्बे जव्वाद को साथ लेकर मुसलमानों को हथियार का लाइसेंस दिलाने निकल पड़े हैं। जो चाहे उसे हथियार का लाइसेंस दिलाएंगे, वो भी बिना कोई फीस लिए। इसके लिए 26 जुलाई को लखनऊ में एक मुफ्त ट्रेनिंग कैंप भी लगाएंगे। सवाल है कि क्या हर हाथ में हथियार होने से मॉब लिंचिंग की घटनाएं खत्म हो जाएंगी? क्या हथियार बढ़ेंगे तो अपराध नहीं बढ़ेगा? क्या मामूली झगड़ों में लोग खून बहाने पर आमादा नहीं हो जाएंगे? केंद्र सरकार में मोदी सरकार दोबारा आई है, तब से कुछ कट्टरपंथी मुसलमान जिनकी मानसिक हार हुई है, देश में साजिश के तहत माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और बेस बना रहे हैं मॉब लिंचिंग को। मॉब लिंचिंग की घटनाओं से
केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार की टिप्पणी करना, सुझाव देना ये गैर कानूनी है और उनको अपने इस प्रकार के जो बयान है जिससे शांति जो है वो भंग होती है, उसको वापस देना। मॉब लिंचिंग जघन्य अपराध है, कानून में उस अपराध की सजा भी है, मगर कुछ वारदात के बहाने समाज को बांटने की साजिश क्या उससे भी बड़ा अपराध नहीं? वैसे हर किसी के जहन में मॉब लिंचिंग का खौफ और हथियार की जरूरत का बीज बोने वालों को ये जान लेना चाहिए कि हिंसा की काट हिंसा नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किसान जिस तरह अपनी उपज में कोई भेदभाव नहीं रखता कि उसकी जो उपज है वो कौन खाएगा, उसी तरह व्यापारी की नजर में भी न जात होती है, न पात, न हिंदू, न मुसलमान। फिर ये कौन है ठेकेदार जो इस तरह से जहर का फॉर्मूला लेकर हिंदू मुसलमान को बांटने के पीछे पड़ा है? इसी पर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। लेकिन मेरे साथ दो नए मेहमान इस बहस और चर्चा में जुड़ चुके हैं। मेरे साथ मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब जो कि नोएडा स्टूडियो में है मेरे साथ, और मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा मौजूद हैं। नुमानी साहब, पहला सवाल, क्या इस तरह से जहर घोलकर बातों को रखने से आपको लगता है किसी समाज का उत्थान हो सकता है? देखिए, ये साझा जो है समाज है। अगर कोई आदमी जो है धर्म समुदाय के नाम पे किसी को भड़का रहा है तो वो जो है देश को गलत दिशा में ले जाने का कुप्रयास कर रहा है। आत्मरक्षा का मुद्दा जो है वो व्यक्तिगत है, उसका जो है समुदाय से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। संविधान ने सिर्फ जो है वो व्यक्ति को जो अधिकार दिया है कि अगर तुम्हारी जान को खतरा है, डिफेंस में ऐसा हो रहा है, लेकिन यह है कि कोई आदमी जो है धर्म समुदाय के नाम पे उसका आंदोलन चलाए, अभियान चलाए, तो ये जो है वो संवैधानिक जो है वो बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि इसकी जो है क्रिया की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। केवल जो है सिर्फ मुसलमान इस देश में नहीं रहते, हिंदू नहीं रहते, सिख नहीं रहते, सब रहते हैं। जब आप जो है हथियारों से जोड़ देंगे सुरक्षा को, तो जो है ये जो है वो देश जो है वो अराजकता की तरफ जो है वो जा सकता है, और ये बिल्कुल इसका जो है वो खतरा है। तो ये इस तरह जो है लोगों को जो है, जैसे कुछ लोग जो है बायकाट की बात करते हैं, राजा सिंह जो है वो हैदराबाद में जिस तरह बोलते हैं, कुछ लोग यहां बोलते हैं, ये जो है सीधा सीधा मामला जो है ये जो है वो राजनीति से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा और देश के विकास से, विश्वास से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। कई लाख में जो है एक आध आदमी आपको ऐसे मिल जाएंगे। हिंदू मुसलमान जो है, धर्मगुरु अगर इस तरह से उकसाएंगे मौलाना साहब, तो समाज कहां जाएगा? अगर आप आत्मरक्षा के लिए एक व्यवस्था है, पुलिस है, इक्का दुक्का घटनाओं को लेकर अगर आप इसे ये सोचें कि हथियार खरीदने के आप तरीके बताएंगे, आप कैंप लगाएंगे कि हथियार कैसे मिले, तो ये अपने आप में आप ये समझिए कि ये गृह युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो है गृह युद्ध की तरफ देश चला जाएगा, जहां पर जो है कानून व्यवस्था है, पुलिस है और जो है फौज है, पूरी जो है वो सरकार चीजें है, और यहाँ के नागरिक की सुरक्षा करना जो है धारा 21 के तहत जो है वो उसकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ जो है वो हर आदमी को अपने ऊपर जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी डालना जो है ये खतरनाक बात है। जैसे कि आपने जो है वो देखा कि सोनभद्र में क्या हुआ है कि जो है वो 2 जो है लाइसेंसी है और जो है 10 जो है गैर लाइसेंसी गैर कानूनी है। तो ये जो है वो देश जो है वो गृह युद्ध की तरफ चला जाएगा, और हर हिंदू जो है मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को, शर्मा जी, ये जो है वो गलत शर्मा जी, चाहे वो कोई भी करे ये। के शर्मा जी, लगातार यूपी में बढ़ रहे अपराध के कारण अब लोगों में डर सा महसूस हो रहा है, इसलिए मौलाना साहब भी जो कह रहे हैं कि भाई ये जो डर का माहौल है, शायद इस सोच के तहत जो शिया धर्मगुरु हैं और जो वकील हैं पराचा जी, उन्होंने जो कहा है शायद ये डर की बदौलत है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। ये वास्तविक स्थिति ये है कि 2019 के बाद से जब से जो है भाजपा सरकार नरेंद्र भाई मोदी की जो एक बार पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, मेरा थोड़ा माइक इको कर रहा है, थोड़ा कहिए ठीक कर दें। जिस ढंग से वहां पर सरकार बनी है उसके बाद एक वर्ग विशेष में एक जो अवार्ड वापसी गैंग था, एक इस तरह के जो और लोग थे जो एक जहर समाज में बोना चाहते थे, उनके अंदर एक तरह का बौखलाहट पैदा हुआ है। और मैं समझता हूं कि ये जो बयान है, जो 2 बयान आपने बताए, ये दोनों ही बयान एक विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाते हैं। मनीष जी, एक तरफ नुमानी जी जैसे लोग हैं
मुस्लिम समाज के धर्मगुरु जिनकी आप आवाज सुनिए, और एक तरफ जो है कलवी समाज जैसे लोग हैं उनकी आवाज सुनिए, नाहिद हसन जैसे लोगों की सुनिए, आजम खान की सुनिए, ओवैसी की सुनिए। आपके भी विधायक ने हैदराबाद में, ये एक वर्ग विशेष है। केके जी, आपके विधायक ने हैदराबाद में कहा है अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो भूखे मरेंगे। आपके विधायक हैदराबाद में कहते हैं, टाइगर राजा सिंह उनका नाम है। नहीं, ये तो स्वाभाविक। मनीष जी, मैं सुनिए, मनीष जी इसमें गलत क्या है? मुझे एक बात बताइए, अयोध्या में जितने भी पूजा के सामान बेचने वाले लोग हैं वो सब हमारे मुस्लिम भाई हैं। बनारस में देख लीजिए, आप मथुरा में देख लीजिए, जो पूजा के सामग्री बनती है वो सब मुस्लिम भाइयों के हाथ की, उनकी बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनकी। आज ये आप इस तरह का अपील कर रहे हैं तो आप किसके लिए कर रहे हैं? इसमें तो मुस्लिम भाई इतने कुशल कारीगर हैं, देखिए नक्काशी करने वाले लोग हैं, इतनी अच्छी कढ़ाई करने वाले लोग हैं, उनके साथ आप अपील कर रहे हैं कि इस तरह से न करो, आवाज जो बन के बैठे थे आप रोहित जी, उन्होंने मुझे नाली का क्रिया बोला। इसके लिए मैं भाजपा और भाजपा के लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि भाजपा किस शब्दों की परिपाटी चला रही है। अरे नेशनल चैनल पे बैठ के बोल रहे, तो इनके एमपी, एमएलए, विधायक, नेता, मंत्री, राज्यपाल सब वही भाषा बोलते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं जो देश का आम आदमी है, आम नागरिक है, उसको किस तरह से बोलते हैं। नहीं। अब हम आएंगे टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, ये भाजपा लोग ने क्या किया है? अति उग्रवाद फैला दिया, हिंदुत्व का उग्रवाद फैला दिया, ये चरम पे जा रहा है। तो मुस्लिम लोगों ने क्या किया? अपने आप को बचाव करने के लिए उन्होंने बोल दिया कि भाई हमको बचना है। ये यहाँ पे देश बंटवारे बोल रहा है। कैराना का इतिहास आप देखिए, दीपक झा कैराना का इतिहास, ललित अमरदास जाएगा, क्योंकि भाजपा शासित राज्यों में प्रवक्ता ने आपने उससे ज्यादा खतरनाक बोला। नहीं, मैंने ज्यादा खतरनाक नहीं बोला, मैं बस वही बोल रहा हूँ। मुझे बोलने दीजिए, भाजपा के रहते देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है। दीपक झा, छत्तीसगढ़, ललित अमरदास 30 साल पहले बढ़ रहा है। 30 साल पहले दीपक झा लोग सुन नहीं पाएंगे, दीपक झा लोग सुन नहीं पाएंगे। उग्रवाद की तरफ क्यों बढ़ा? उग्र हिंदुत्व, उग्र मुसलमान क्यों हो रहे हैं? हमें समझना पड़ेगा। जब आप अतिवाद करेंगे, धर्म पे चर्चा करेंगे, तब हमारे देश में एक कानून होना चाहिए। दीपक झा, ललित अमरदास, आप अपनी बात करिए, फिर वंदना सिंह के पास जाना है। दीपक झा रुकिए, आप, मेरे पास और भी पैनलिस्ट हैं। सुनिए, 30 साल पहले कश्मीर के अंदर कश्मीर के मूल निवासी 5000 साल पुरानी संस्कृति कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। कहां थी आपकी आवाजें? और अगर आज किसी को हक है बंदूक उठाने का हिंदुस्तान की, आप सुनिए मेरी बात, बंदूक उठाइए, आप बंदूक उठा लीजिए, बोलने दीजिए। दर्द है तो यहाँ पे उस दर्द को कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं हिंदुस्तान हूं। कश्मीर में जाइए और अरे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। दीपक झा, आपको यकीन नहीं है? दीपक झा, ललित अमरदास, सुनिए, जिस दिन हिंदुस्तान के 10% हिंदुओं ने बंदूक उठाया ना, तो आपकी आवाज कहीं नहीं रही। गॉड फॉरबिड, सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। मेरे क्या कर रहे हैं? ये कह रहा हूं, इसका मतलब आपको हिंदुस्तान के संविधान पे यकीन नहीं है? अरे मेरी बात तो सुनिए ना। तो यकीन है संविधान पे? संविधान ललित अमरदास, सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मुझे तकलीफ हुई थी तो मेरा अधिकार था, किस परिपक्ष में बोल रहा हूं, अपनी हिफाजत करने के लिए, बदला लेने के लिए मैं बंदूक उठाता। 30 साल से मैं बदला ले रहा हूं, लेकिन भारत की डेमोक्रेटिक मीन्स को यूज करते हुए, हर डेमोक्रेटिक मीन को यूज करता हूं मैं, हर प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं मैं, बंदूक नहीं उठाऊंगा मैं। दूसरी बात सर, 14 अगस्त वोट डालने का है। आपको मैं सुनने के लिए नहीं, देश को बातें मेरी भी सुननी चाहिए, समझ गए? आप क्या बता रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं? आप अपनी बातें बोल रहे हैं मुसलमान को। मुझे वंदना सिंह पे जाना होगा। वंदना सिंह, मैं हिंदुस्तान की बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। दीपक झा, आप डिबेट को बहकाए ना, डिबेट को बहकाए ना। अरे ये डिबेट यूपी पर, ललित जी
यूपी के परिपक्ष में आप कश्मीर में ले जा रहे हैं। खोल लीजिए ना, सुनने का ढंग। कश्मीर हिंदुस्तान है और अगर आप कश्मीर को नहीं संभालेंगे, कैराना जैसी सिचुएशन आप आगे के कोने को नहीं आएगी। बोले। अरे यार, आप उनका दर्द सुनिए। आप जैसी राजनीति उनका उन दर्द तत्वों को प्रोत्साहित करती है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान के लोग आपको जानते हैं। बिला कफील अहमद बेंगलोर में पैदा हुए थे, स्पेस साइंटिस्ट थे। वो बेंगलोर से ग्लासगो जाते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वहां पे ग्लासगो एयरपोर्ट को उड़ा देते। क्या वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा करने गए थे वहां पे? कफील सुनिए, दूसरे बिलाल अहमद बर्मिंघम में पैदा हुए थे। हिंदुस्तान का नाम भी नहीं शायद देखा था उन्होंने। वो बर्मिंघम से आते श्रीनगर में फिदायीन अटैक कर रहे हैं। वंदना सिंह, दीपक झा और हिंदुस्तान वंदना सिंह, आपकी ये चीख पुकार से दर्शक का फायदा नहीं। आप ये समझिए, वंदना सिंह आप कहिए, आपने समाजवादी पार्टी को बहुत नजदीक से देखा है। समाजवादी पार्टी के बयान बातों जो है वो लगातार जो मुंह में आता है कहते हैं। इसी तरह एक मिनट मैं बोलूं, दीपक जी, मेरा नाम है वंदना। दीपक झा, आप स्क्रीन पे नहीं है। वंदना सिंह जी, आपने समाजवादी पार्टी को करीब से देखा है, जाना। आपने समाजवादी पार्टी को करीब से देखा है, जाना है, समझा है। आखिर क्यों है कि जिस नेता के मन में जो आता है, कैची जैसी जुबान है, जो मन में आता है बोल गए, तालू से लगाए और कह दिए। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष की वक्तव्य उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी मनीष जी, लेकिन ये जरूर इससे जाहिर हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है कि देश किस कदर हमारा बट चुका है, किस तरह विभाजन हो गया है। जो ये कह रहे हैं हसन साहब, ना वो कबूल है जनता को, और जो बाकी के लोग जो कर रहे हैं, जो इन्होंने किया है, वो भी कबूल नहीं है। ये बीज बोया गया है, तभी तो ये कट रहा है इस तरह से। हिंदू मुसलमान करके। वंदना जी, आजम खान जिनके ऊपर 26 FIR, ऐसे मुझे ये लगता है कि अखिलेश यादव क्यों नहीं कोई कार्रवाई करते। जनता इसको बिल्कुल भी नहीं मानेगी, ना ही किसी को कबूल है ये। जनता इसमें कतई नहीं आने वाली है। कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेके वो बात दूसरी है, लेकिन जनता इसके साथ सहमत नहीं है। दूसरी चीज, इस कदर हम देश को अगर बांट देंगे, ये उसी का नतीजा है। ये जो हिंदू मुसलमान किया गया। एक मिनट मैं बोल लूं, आप बाद में बोलिएगा प्लीज प्लीज मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। बहुत बोलते हैं आप। मनीष जी, अगर हमारा देश पता नहीं होता हिंदू मुसलमान, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। सुनने की कैराना का क्या हुआ आप देखिए। मुसलमानों जहां पे उत्तर प्रदेश का सवाल है, अगर आप देखें वहां पे जितने इनकाउंटर हो रहे हैं उसमें से कई इनकाउंटर जो हुए हैं वो मासूमों के भी हुए हैं। मैं किसी एक जात विशेष या किसी का साथ नहीं लेना चाहती हूं, ना ही बोलना चाहती हूं, लेकिन उसमें कई मुसलमान लड़के भी मरे हैं। सवाल यहां हिंदू मुसलमान का नहीं है, सवाल यह है कि हम किस तरह बट चुके हैं। इस तरह पहले ऐसा नहीं था, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। वंदना जी, इस तरह के उपदेश से काम नहीं होगा। नेता जो है वो रुक नहीं रहे ना। इसीलिए मैंने कहा कोई व्यक्ति के बारे में बात करना, नफरत का बीज बोकर क्या हुआ? अखिलेश यादव इस बात की सहमति नहीं देते। बहुत देर से शाम थे। अखिलेश यादव इस बात की सहमति नहीं देते। ये मैं आपको आगे बढ़ाने की, नफरत का जहर फैलाने की, ये आखिर संजीव जी कहां ले जाके वो देश में जहां गंगा जमनी तहजीब उसकी पहचान है। और अभी रिप्रेजेंटेशन, जब आप एक पूरे प्रतिनिधि हैं, MLA हैं आप उस एरिया के, और आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की आपने जो कसम खा रखी है, संविधान के रक्षक हैं, आप एक नॉर्मल आदमी नहीं है, और आप इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। क्यों देते हैं? इसके पीछे मानसिकता क्या है? क्या ये इस तरह से मानसिकता का एक पार्ट ये नहीं कि एक खास स्कूल ऑफ थॉट की सरकार आई है, उसके अगेंस्ट आप लगातार आप चाहते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए उसको, कि सारे वर्ल्ड में एक मैसेज जाए कि देखिए मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है, और मुस्लिम्स के लिए आप वास्तव में क्या करें। जी, ये कहां तक सही है कि बीजेपी के उस पे जब कट कॉपी पेस्ट होता है तो उसी अंदाज में वो भी वार करते हैं। जी नहीं, अगर वो कहते हैं अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो भूखे मर पर अगर रिटेलिएट करता है कोई व्यक्ति, तो ये बीजेपी का आउटलुक नहीं है। ये एक व्यक्ति के लिए रिटेलिएट उसने किया। मुखरस्ती इति वक्तव्यम, जो आप कह रहे थे मनीष, चाणक्य ने कहा है कि मुंह दे दिया है, जवान दे दिया है, और आपने कुछ भी बोल दिया। मुखरस्ती इति वक्तव्यम। तो इसलिए हम सबको, खासतौर से MLAs, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक स्टेट को, आप एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप कुछ भी कहने पर मजबूर हो गए। आपको इतना बड़ा मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है कि आप डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं कि स्कूल ऑफ थॉट को, सिर्फ इसीलिए, और आपके मन में सिर्फ यही बात और कोई बात नहीं। किसी विशेष पार्टी के प्रतिनिधित्व के लिए नहीं है, जिसमें देश के
देश नहीं है, सत्ता है। सत्ता के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, भाजपा सिर्फ सत्ता पाने के लिए, और उसके लिए धर्म, राजनीति, कोई भी राजनीतिक दल बगैर सत्ता के लोलुपता के काम नहीं करता। देखो आप ये ना कहें कि बीजेपी ये कर रही है और बाकी बंटवारा जितना बुरी तरीके से अभी हो रहा है, समाज विघटित हो रहा है, ये दिखाते हैं, धर्म का उन्माद फैलाते हैं, आडंबर रचते हैं। देखिए, मैं जहां तक अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत जानती हूं, मैं पूछना चाहता हूं, आज से उनका व्यक्तित्व काफी शालीन है। वो इस तरह की जो मानसिकता लोग अपने आज दिखा रहे हैं, किसी को कहते हैं कि आप इस तरह के माहौल पैदा किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये समाज में विघटन पैदा हो रहा है। ये मुझे लगता है कि दीपक का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है। सर, मेरा जो मैंडेट एक स्कूल ऑफ थॉट के लिए आया, दीपक ये तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन है। ये लगातार तुम लोगों पर पर्सनल अटैक करके क्या कहना चाहते हो? आप ये मत भूलो कि आप मार्जिनलाइज हो गए हो। आप ये मत पूछो, आप ये मत बोलो कि आपको आज रिप्रेजेंटेशन के नाम पे आप जीरो हो। आप ये मत भूलो कि आज आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप ये मत भूलो कि आज आपको आवाज से कहने वाला कोई नहीं है, और आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ खास स्कूल लोगों ने भेजा हुआ है। आप ये मत भूलो। आप लगातार अटैक करने से ये प्रूव होता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो सर्वोपरि हो चुका है। आपको लोगों ने नकार दिया है। ये आप एंडोर्स कर रहे हैं कि आपको लोगों ने नकार दिया है, और अब तो 5 साल तक आपको वेट करनी पड़ेगी दीपक। 5 साल वेट करनी पड़ेगी। आप 5 साल वेट करनी पड़ेगी दीपक आपको। विकास, रोजगार, शिक्षा। वंदना जी, लेकिन समाजवादी पार्टी में ऐसा क्या, ठीक है आज आप उनसे संलग्न नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी में इस तरह के बयान बहादुर पर आखिर किसकी चाबुक चलेगी? नेताजी कुछ कहते नहीं, अखिलेश यादव शांत हो जाते हैं, अजम चचा को कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आखिर ये रोके कैसे जाएंगे? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, जितना थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ अखिलेश यादव जी को, अखिलेश यादव का व्यक्तित्व काफी शालीन है। वो इस तरह के कभी अपशब्द नहीं करते। रोका तो जाना चाहिए, बिल्कुल रोका जाना चाहिए, बिल्कुल रोका। लॉ मेकर अगर लॉ ब्रेकर बन जाए तो कहां जाए? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, 100% रोका जाना चाहिए, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो रोकते भी होंगे। ऐसा नहीं लगता है कि नहीं। कौन इस बात की सहमति देगा कि आप इस तरह के बयान दें? कोई नहीं देगा। ना तो मैं इनके बयान से सहमत हूं, ना ही मैं इससे सहमत हूं जो हो रहा है आज की तारीख में। हम कहते हैं, आप कह रहे हैं कि विदेशों में बड़ा नाम हो रहा है। गौ रक्षक के नाम पे जो हो रहा है, अभी मैं विदेश में थी 1.5 महीना, जवाब देते नहीं बन रहा था जब मेरे से लोग सवाल पूछते थे। वंदना जी, मैं अपने इस बहस के आखिरी पड़ाव में हूं। ललित जी, आखिरी 30 सेकंड। सर, जो मैं एक देश का दुर्भाग्य 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, मैं तो रूट्स आज की तारीख में नहीं ले रहा हूं। मैं 70 साल पहले क्या हुआ था। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान चले गए, जिन्ना का साथ दिया। वो जड़ है अभी जो हिंदू मुसलमान आजकल चल रहा है। आप इमेजिन करेंगे अगर आप कश्मीर के यूपी के एक नेता यही कह रहे थे कि हमसे गलती हुई, ये क्या भूल हुई जो हम नहीं गए। एग्जैक्टली, मैंने उनको ट्वीट किया था, मैं आपको क्राउड फंड कर दूंगा 1 वे टिकट टू पाकिस्तान, और वहां पे जो उर्दू स्पीकिंग जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, यूपी के और बिहार के मुसलमानों को, अभी तक 70 साल सेकेंडरी सिटीजन है वो। मुहाजिर बोलते हैं, आखिरी 30 सेकंड। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् गृहजन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये भारत भूमि है। भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति अपने चाल, चरित्र और संस्कार से शिक्षा देता है पूरी दुनिया को। लेकिन आज शर्मिंदगी उठानी पड़ रही पूरी दुनिया में। जो एक नाम बनाया जा रहा है, यहाँ गाय के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मजहब के नाम पे जो हत्याएं हो रही है, जख्मों पे नमक डाल रहे हैं, पिछले 70 साल को कुरेद रहे हैं। आप नया क्या कर रहे हैं? ये देश को दिखा रहे हैं कि जो गोरक्षा की बात आप कर रही थी, मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। आप देखिए कि भारतवर्ष का आज कितना बड़ा नाम हो गया है, और उसके बाद मैंडेट के बाद किस लेवल पे पहुंच चुका है भारत, हम सबको सोचना चाहिए। इसलिए जर्मनी के टॉप ऑफिशियल चांसलर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी से नागपुर जाके मिलते हैं। ये भी लोगों को जलन है। इससे पता लगता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम् का ये नारा इस भारतवर्ष को दोबारा से शक्तिशाली पूरे विश्व को बना सकता है। इस चर्चा का सार कहने का वक्त आ गया है कि आखिर तमाम चर्चा के बीच हमने कश्मीर से लेकर यूपी और यूपी से लेकर हैदराबाद यानी दक्षिण तक हमने चर्चा की कि आखिर बोली से कैसे बवाल मचा हुआ है। जी हां, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सियासी दुकानदारी के लिए नेता कुछ भी बोलेगा। जी हां, जुबान है जो फिसल जाती है, लेकिन यही है जो समाज को डुबो भी जाती है। इल्तजा है मेरे दोस्तों कि मत बांटो नफरत की आड़ में हिंदू मुसलमानों को। याद करो, सूरज की किरणें अगर अपनी किरणें परोसने में भेदभाव नहीं करती, उसी चांद को देखकर अगर करवा चौथ मनता है और उसी चांद को देखकर अगर ईद, तो इंसान इंसान के खून का प्यासा क्यों? देश के सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेटा आंख कान खोल के।